अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम माजिद मुस्तफ़ा है और हाज़िर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जिसका हमने सेल के हवाले से कुछ बात कर ली थी बेसिक सी, और उसके बाद जो है हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे जो कि सेल के हवाले से यूज़ की जाती है बायोलॉजी में। तो उस टेक्निक में मैंने आपको सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में बता दिया था, डिफरेंशियल स्टैनिंग के बारे में बता दिया था, माइक्रो डायसेक्शन के बारे में बता दिया एंड टिश्यू कल्चर के बारे में भी आपको बता दिया था। क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो भी हमने जो है वो पढ़ ली थी। तो आज जो है ये जो है वो क्रोमेटोग्राफी है, आज जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब होता है, ये टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें ना दो वर्ड्स हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ इलेक्ट्रो, ये जो पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एंड जो दूसरा वर्ड है वो है फोरेसिस यानी सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन। चलो मैं तो इसकी साइज़ जो है वो मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, ये जो फोरेसिस है इसका मतलब होता है सेपरेशन। तो मतलब इसका ये होता है कि भाई इलेक्ट्रिक के ज़रिए किसी चीज़ को अलग अलग कर देना है, किसी के फ्रेगमेंट्स करने हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर देना। यानी जो भी हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, पॉलीमर आपने पढ़ा होगा, तो पॉलीमर जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, मिसाल के तौर पर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ईटीसी वगैरह काफ़ी सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की फ्रेगमेंट्स को, इनके पार्ट्स को वो सेपरेट कर देते हैं इस टेक्निक के हवाले से। वो भी उनकी साइज़ के हवाले से, शेप के हवाले से, वेट के हवाले से उनको जो है फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको ये भी चलो बताता हूँ कि इस टेक्निक का मेन मकसद क्या होता है। तो आपने क्राइम ब्रांचेस जो होती हैं, आपने उसका नाम सुना होगा, जो सैंपल लेती है डीएनए का। तो किसी पर भी शक होता है कि भाई ये जो है वो इसने जुर्म किया होगा, तो क्या करते हैं, उसका भी जो है वो डीएनए सैंपल लेते हैं, और जो हमें उस वारदात पर, उस जगह पर जो सैंपल मिले थे डीएनए के, हमने वो भी जो है वो ले लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसकी मैचिंग करते हैं कि भाई ये डीएनए इसका है या नहीं है। तो जो मैचिंग करते हैं या जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। एक और बात मैं भी आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर एक बेबी है और दो लेडीज़ हैं, वो कह रही है कि भाई ये बेबी मेरा है, तो वहाँ पर भी हमें यही ये जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। बेबी का सैंपल ले लिया डीएनए का, अब जो दो लेडीज़ हैं उनका भी 1 बाय 1 जो है वो डीएनए का सैंपल लेंगे। मैं डीएनए की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान है समझने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि एक डीएनए भी जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, इसमें मेंशन भी है, तो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उस लेडीज़ का डीएनए भी हमने ले लिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा फ्रेगमेंट्स में। ये मैं बताता हूँ सिंपल किस तरह से ये होता है। ये एक मशीन भी है पास में एक। तो जब मैचिंग हो जाती है, ये जो फ्रेगमेंट्स के जो डीएनए के ऐसे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वो असल में ये फ्रेगमेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो किस तरह से जो लेडीज़ के हैं, एक लेडीज़ के हैं, उसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं, और बेबी के भी किस तरह से जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं। तो ये मैचिंग करके बता दिया जाता है कि भाई ये बेबी इसका है। ठीक है, तो ये और भी काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन ये दो मेन था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो ये पॉलीमर जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और ये चार्ज बियरिंग होते हैं। ठीक है, और किसी के पास चार्ज होती है, मिसाल के तौर पर ये जो डीएनए है, डीएनए, ये होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यानी इसका जो है वो जो चार्ज बियरिंग, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हैं तो ये नेगेटिवली होता है। ठीक है, इस टेक्निक में जेल का यूज़ किया जाता है। जेल एक मीडियम होता है जो यहाँ पर यूज़ होती है, और वो जेल भी अलग अलग होती है।
मिसाल के तौर पर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, तो डीएनए के लिए जो जेल यूज़ होती है उसका नाम होता है एगारोस। उसको कहते हैं जेल एगारोस। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सॉरी, जेल एगारोस। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट कर लीजिएगा। तो ये जो जेल एगारोस है, ये एक जेल जो है वो इस फ्रेगमेंट के सेपरेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और ये जेल भी मुख्तलिफ़ किस्म की होगी। और ये जो प्लास्टिक प्लेट्स या ग्लास की प्लेट्स होती हैं, इनके दरमियान में ये जो जेल है वो सैंडविच की तरह पड़ी रहती है। जैसे कि सैंडविच होता है, इस तरह ये जेल जो है वो इसमें पड़ी रहती है, और इसी में ही सैंपल को लोड किया जाता है। ये अपर, ये जो ऊपर है, इसको हम कहते हैं अपर बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर भी बफर सॉल्यूशन, बफर मैंने बता दिया था पहले भी वीडियो में कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो किसी भी चीज़ को ख़राब होने नहीं देता। ये जो आप चीज़ों पर एक्सपायरी डेट देखते हैं ना, तो उस केमिकल, ये जो केमिकल होता है वो उस प्रोडक्ट में पड़ा रहता है, उसको कहते हैं भाई बफर। तो उस डेट तक ये उसको ख़राब नहीं होने देगा। बाद में अगर बफर सॉल्यूशन जो था उसका अगर असर ख़त्म हो गया है, तो वो डेट एक्सपायर के बाद जो वो ख़त्म हो जाएगा, और जो चीज़ थी उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये बफर सॉल्यूशन इस तरह का होता है। तो ऊपर भी है और एक नीचे भी है। ठीक है, अच्छा, ये बात यहाँ पर मेंशन भी है, मैं आपको बताता हूँ। और दो एंड्स होते हैं, ठीक है, और दो एंड्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोड से। यहाँ पर एक जो होगा वो नेगेटिवली होगा, ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव, इसको आप कैथोड भी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर होगा पॉजिटिव, इसको आप एनोड भी कहते हैं। ठीक, ये दो जो है वो एंड होते हैं। अच्छा, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो है वो पावर सप्लाई की जाती है, और जो चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ पर लोडेड किया जाता है, तो वो मिसाल के तौर पर वो पॉजिटिवली होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके एक एंड पर सैंपल, जो भी सैंपल है प्रोटीन का है, प्रोटीन के जो है वो फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं, यहाँ डीएनए के बना रहे हैं, तो वो सैंपल जो है वो अपलोडिंग करेंगे एक हिस्से पे, और वोल्टेज अप्लाइड करेंगे। ये वोल्टेज यहाँ से अप्लाई होगी, ठीक है, और फिर जो जेल है वो माइग्रेट होना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे भी। तो जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो मूव करेगा पॉजिटिवली पोल पर, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है वो मूव करेगा नेगेटिवली पोल पर। और ये जो काम होता है इसमें एक रफ्तार लगती है, ठीक है, वो रफ्तार जो है वो फ्रेगमेंट्स के हवाले से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मिसाल के आपने फिज़िक्स में रिलेशंस पढ़े होंगे, तो एक होता है भाई इन्वर्सली, ठीक है, एक डायरेक्टली होता है, एक इन्वर्सली होता है। तो इन्वर्सली में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ कम होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रफ्तार के हवाले से और फ्रेगमेंट्स के हवाले से है। तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स अगर जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स हम पीसेस को कहते हैं, तो स्मॉलर पीसेस जो होंगे या फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो फास्टर होंगे लार्जर के हिसाब से। अगर लार्जर होगा तो वो स्लोली मूव करेंगे, ये इसकी वेलोसिटी होगी। और इस तरीके से ये फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद, और फिर वो पॉइंटेड आउट करके स्टैंड किए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। ये पूरा प्रोसेस में जो है वो फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं किसी भी पॉलीमर मॉलिक्यूल के। ठीक है, अब आते हैं एक और टॉपिक पर जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, ये टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री,
ये टॉपिक है। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है, यहाँ पर भी जो है वो कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, एंड फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये जो केमिकल कंपाउंड्स या चाहे आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ले लें, मिसाल के तौर पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है, तो उस पर जो लाइट पड़ती है उस लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ उस जो है वो केमिकल में एब्जॉर्ब होती है। उस एब्जॉर्ब जो लाइट जो है वो उसकी इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब हुई है वो किस शिद्दत तक हुई है, उसको मेजर करने के लिए ये टेक्निक जो है वो की जाती है। मैं फिर से जो है वो रिपीट करता हूँ कि कोई भी केमिकल कंपाउंड या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब उसमें होती है। तो किस वेवलेंथ के हवाले से उसमें जो है वो एब्जॉर्ब होती है, किस इंटेंसिटी पर वो होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। और इसमें एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये उस इंटेंसिटी को जो है वो उस वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। और जो अमाउंट लाइट का एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो अमाउंट लाइट एब्जॉर्ब का होता है वेवलेंथ के हिसाब से उसको प्लॉटेड किया जाता है कि ग्राफ में, उस ग्राफ का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये है वो ग्राफ, इस ग्राफ का नाम होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो किस तरह वो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है और किस अमाउंट पर हुई है, किस इंटेंसिटी पर हुई है, उसको मेजर करने के लिए कुछ डिजिट्स वगैरह आते हैं। वो डिजिट्स इस जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर शो होते हैं। यहाँ पर जो है वो सैंपल रखा जाता है, ठीक है, फिर जो है वो उस पर लाइट जो है वो अप्लाई की जाती है। लाइट जब आती है तो यहाँ पर ये मॉनिटर है जहाँ पर ये शो होता है कि भाई किस वेवलेंथ के हिसाब से। वेवलेंथ आपको पता होगा, फिज़िक्स में आपने पढ़ा भी होगा, ये जो ट्रफ और क्रस्ट होता है इसके दरमियान वाला जो है हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाई गई है एक ग्राफ में। तो यहाँ चलो कोई ना कोई केमिकल होगा, अब यहाँ से जो है वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये इस वेवलेंथ के हिसाब से इतने अमाउंट पर हो रही है, और ये जो है वो इस जो है वो वेवलेंथ में इस अमाउंट पर हो रही है। तो ये जो अमाउंट है ये बताया जाता है कि भाई इस अमाउंट पर जो है वो वेवलेंथ यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर वो आगे बढ़ी, एक जो है वो यहाँ पर हुआ था इस लेवल पर। क्योंकि जब लाइट का जो एक ख़ास जो है वो एक अमाउंट होता है उसके नीचे से भी हमें कुछ नज़र नहीं आता। अगर वो लाइट ऊपर चली जाती है उस नैनोमीटर से तभी हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो ये जो कलर्स हमें नज़र आते हैं वो किसी ख़ास जो है वो अमाउंट में, किसी ख़ास इंटेंसिटी पर हमें नज़र आते हैं। तो इस टेक्निक को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जाता है। ये केमिकल में यूज़ की जाती है, ठीक है। और अच्छा, ये 2 लाइनें और दी गई हैं। ये तो यहाँ पर सेम बात कर दी है इन बुक वालों ने कि भाई स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो होती है वो डिटरमाइन करती है वेवलेंथ को, किसको, लाइट को, ठीक है। चलो, और एक और ख़ास बात इसमें ये है कि ये डिटरमाइन करती है माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस को। मिसाल के तौर पर आपने किसी टेस्ट ट्यूब में जो है वो आपने जो है वो रख दिए हैं कुछ सैंपल, ठीक है। ये सैंपल रख दिया या कोई ऑर्गेनिज्म रख लिया, चलो बैक्टीरिया रख लिया। अब यहाँ से आप जो है वो लाइट जो है वो इस पर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइट है आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइट है।
अब ऑर्गेनिज्म जहाँ पर भी हो गए तो वहाँ पर तो वो लाइट जो है वो लगकर रुक जाएगी, आगे पास नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एक और शेप बना देता हूँ, प्लेट रख दी हमने। ठीक है, एक शेडो बन जाएगा यहाँ पर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो अंदर हमने ऑर्गेनिज्म रखे हैं वो बढ़ रहे हैं यानी इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यानी हमने जो एक या दो रखे थे अब आगे कितने हो चुके हैं, या वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, अलग से जो है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, तो आप लाइट को क्रॉस कराएंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी लाइट यहाँ से कम क्रॉस होगी। अगर आपने पहले क्रॉस कर ली थी तो यहाँ से ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने एक या दो रखे थे। तो यहाँ पर वो लाइट उस जगह पर सिर्फ उसको ही टकरा कर आगे नहीं पास होगी। तो फिर जब ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी सारे आ गए, तो यहाँ से जो है वो लाइट इतना क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आगे का रुकावट है। तो इससे पता ये भी चलता है कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है वो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो एक माइन्यूट क्वांटिटी भी का भी पता चलता है इस हवाले से। ठीक है, तो इस टेक्निक को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जाता है। और आगे है रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन इन माइक्रोस्कोपी। अच्छा, फिर है माइक्रोमेट्री। चलो माइक्रोमेट्री में पहले करा देता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल सा टॉपिक है। फिर आते हैं इस पर, रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन पर। ये माइक्रोस्कोप की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले एक छोटा सा टॉपिक पहले ये हम कवर कर लेते हैं। इसका नाम है माइक्रोमेट्री। अब यहाँ पर भी दो वर्ड्स हैं। माइक्रो आपने पढ़ा होगा, माइक्रो हम कहते हैं टाइनी को, जो तमाम स्मॉल होते हैं। ठीक है, और मेट्री तो मैंने आपको बता दिया था कि इसको मेजरमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट। तो माइक्रोस्कोप के दौरान या उसके अंडर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को जब हम मेजरमेंट कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है भाई? माइक्रोमीटर। ठीक है, ये माइक्रोमीटर कहा जाता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को माइक्रोस्कोप में मेजर कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है। इसको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आईपीस लेंस पर रखा जाता है। ये जो है वो आईपीस लेंस पर रखा जाता है। इसकी ये डिवीजन होती है 0 से लेकर 10 तक, और ये फिर एक और जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में रखा जाता है इस पर। इसका नाम है स्टेज मीटर, स्टेज माइक्रोमीटर। ठीक है, स्टेज माइक्रोमीटर कैलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो होती है वो होती है 100 इक्वल डिवीजन्स। ठीक है, जो इस पर ये मैच किया जाता है, यानी कि दो स्केल जो है या दो माइक्रोमीटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को मेजर करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने एक सेल को देख लिया। ठीक है, अब सेल को देख लिया तो वो इस स्टेज माइक्रोमीटर पर इतना सा आ रहा है। ठीक है, ये इतना सा है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर अभी ये कैसे इसको हम मेजर करेंगे, क्योंकि एक्यूरेट साइज़ तो पता नहीं होती है। उस जो है वो माइक्रो जो है वो साइज़ जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप पर, तो ये कैसे हम बताएंगे कि भाई इसकी साइज़ क्या है। फिर हम इसको रखेंगे इसके सुपर इम्पोजिंग पर, यानी इसकी जो ज़ीरो वाली एंड होती है वो ज़ीरो पर होती है। फिर जो ये जो होती है वो देखते हैं कि भाई किस लेवल पर आ रही है। ठीक है, जैसे आप माइक्रो गेज पर कहते हैं या वर्नियर कैलिपर्स पे कहते हैं, तो दो जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो ये भी इस तरह से किया जाता है। तो हमें पता चलता है इसमें, चलो हमने इसका एक वैल्यू ले लिया, वो वैल्यू जो है वो ले लिया भाई 0.25। क्या आ रहा था ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरह से ये मेजरमेंट होती है और कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो 0.25 आ रहा है, और ये क्या है? ये 100 की डिवीजन से, तो इसको 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो ऊपर जो भी वैल्यू आया है वो उससे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये इसके टोटल बराबर होती है। ठीक है, 0 से 10 से लेकर ये जो 0 की 100 जो है यहाँ पर
इसके इक्वल होती है। ठीक है, ये डिवीजन कंप्लीट होती है। मिसाल के तौर पर 0.25 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 0.00025 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमें मिलीमीटर में मिल गया। ठीक है, अब इसको नैनोमीटर में करेंगे तो नैनोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसको ही 1000 से यानी 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1000 से आप इसको प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 2.5। अब 2.5 आ गया तो इसको देखेंगे कि भाई ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है इसमें कितनी डिवीजन्स पर ये आया था। तो यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20। ठीक है, तो 20 जो है वो इस जो स्टेज माइक्रोमीटर है वो उस पर यूनिट्स आ रहे हैं, तो इसको हम फिर 20 से करेंगे मल्टीप्लाई। तब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 50 माइक्रोमीटर। तो सेल की जो मिसाल के तौर पर सेल जो हमने रखा था उसकी मेजरमेंट जो है वो 50 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है और ये जो है वो माइक्रोमेट्री होता है। तो अगर आपको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया जाए और उसकी मेजरमेंट करें कि भाई उसकी साइज़ जो है वो कितनी है, तो आपको ये जो है वो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं एक और टॉपिक पर जो मैंने पीछे छोड़ दिया था, उसका नाम था रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोपी। अच्छा, ये भी मैं इसी वीडियो में लेक्चर कर देता, लेकिन जो वीडियो की टाइमिंग है वो शायद बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि भाई आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसको रिपीट करके देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक और भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई हमें जो है वो जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका न्यू जो वो टेक्स्ट एडिशन आई है, तो वो भी जो है वो आप 1 बाय 1 चैप्टर जो है वो कवर करा लें। तो मैंने पहले तो यही प्लान बना लिया था कि भाई मैं पहले फेडरल की जो फर्स्ट ईयर की है वो कंप्लीट करा दूँ, इंटर की कंप्लीट करा दूँ, फिर मैं पंजाब की मैंने कही थी, और फिर लास्ट में मैंने कही थी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो अब की एक न्यू एडिशन आ गई है फर्स्ट ईयर एंड इंटर के हवाले से। फर्स्ट ईयर की तो आई है, इंटर का पता नहीं। तो फर्स्ट ईयर के हवाले से जो न्यू एडिशन आई है टेस्ट एडिशन 11 ग्रेड के लिए, तो उसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वो चैप्टर जो है वो कवर करा लें। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब मैं ये कर रहा हूँ कि पहले जो है वो मैं फर्स्ट चैप्टर फेडरल का कवर कराऊँगा, उसके बाद जो है वो मैं कवर कराऊँगा जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका। पहले तो मैं ये पूरी बुक जो है वो कवर करा लेता, लेकिन अब इस तरह नहीं होगा। अब पहले मैं फेडरल का एक चैप्टर लूँगा, फिर मैं एक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का लूँगा। पंजाब फाइनलाइज में करा दूँगा मैं जब ये दोनों बुक कंप्लीट हो जाएंगी। तो फ़िलहाल मैं पंजाब में नहीं जा रहा। ठीक है, पंजाब की टेक्स्ट बुक में पहले मैं फेडरल का एक चैप्टर जो है वो कवर करा लूँगा, उसके बाद में सिंध टेक्स्ट बुक जो न्यू एडिशन टेस्ट एडिशन आई है उसका फर्स्ट ईयर का जो है वो चैप्टर क्लियर कराऊँगा। फिर मैं फेडरल का सेकंड चैप्टर, फिर उसके बाद जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी सेकंड चैप्टर। इस तरह से ये मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करा दूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। बहुत सारी मेहनत लगती है, आपके हवाले से एक रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा तो मुझे भी एक चाहत होगी वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।